जैसा कि यह भी संस्कृति का और आपके आचार व्यवहार का ही हिस्सा है। इसलिए जो बलात्कार की संस्कृति आप बनाते हैं, जो 8 साल की बच्ची से लेकर 80-90 साल की बुजुर्ग महिला तक को नहीं छोड़ती, ये बलात्कार की संस्कृति भी उसी संस्कृति से पनप रही है जिसकी महानता की और जिसकी उज्ज्वलता की व्याख्या हम करते नहीं थकते। अतीत के गौरवमय पक्ष को अगर देखना है तो पहले वर्तमान से उसको जोड़ना सीखिए, और जब वर्तमान में हम जोड़ते हैं तो अतीत के उस तमाम सांस्कृतिक विमर्श पर बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं कि हम उस अतीत को किस चश्मे से देख रहे हैं। और आज भी इस तरह की घटनाएं जो लगातार स्त्री के प्रति, स्त्री के लिए संस्कृति का क्या पक्ष है, अगर हम देखें तो स्त्री की देह को इस संस्कृति ने जिस तरह से डिफाइन किया है और स्त्री देह का वह डेफिनेशन किस तरह से व्यवहार में स्त्री के लिए हमेशा एक असुरक्षा, भय और वल्नरेबिलिटी को पैदा करता है, यानी कहीं भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। एक सर्वे आया थॉमसन राइटर फाउंडेशन का, और इस सर्वे में ये कहा गया, ये द गार्जियन अखबार में इस सर्वे को छापा गया था, और इस सर्वे में ये कहा गया कि हमने जिस तरह की संस्कृति विकसित की है उसमें भारत स्त्रियों के लिए सबसे खतरनाक देश। ये हालिया सर्वेक्षण है जिसका ये नतीजा है, और हम कहते हैं कि हमारी संस्कृति, हमारा अतीत जो है, सांस्कृतिक अतीत, वो गौरवमय है, हमारा इतिहास उज्जवल इतिहास है। तो यहाँ ये देखना जरूरी है कि हम जैसी संस्कृति विकसित कर रहे हैं उसमें स्त्री को किस नजरिए से देखते हैं। नजरिया महत्वपूर्ण होता है। अगर नजरिया यानी देखने का दृष्टिकोण, उससे पूरा वातावरण बनता है। हम स्त्री को समाज के भीतर कैसे देखते हैं, घर और परिवार के भीतर कैसे देखते हैं, कार्यस्थलों पर कैसे देखते हैं, और शिक्षण संस्थाओं में कैसे देखते हैं, और किस तरह का हम प्रारूप गढ़ते हैं जिसमें स्त्री बनाई जाती है, ये सब कुछ सांस्कृतिक विमर्श का हिस्सा है। और चूंकि यह उस नजरिए से संचालित होता है जिस नजरिए को हम स्त्री के विजाविज विकसित करते हैं, पूरी आधी आबादी के विजाविज विकसित करते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि यही वो नजरिया है जो बलात्कार की संस्कृति को भी जन्म देता है। अगर भारत के संदर्भ में हम बात करें तो भारत में जो हमारा संविधान है वह स्त्री को बराबरी का हक देता है, यानी किताब और व्यवहार में अंतर है। किताब तो आपको बराबर का अधिकार देती है, लेकिन जो व्यवहार स्त्री के साथ हो रहा है, यानी स्त्री को मतदान का अधिकार है, उसे नागरिक होने के तमाम अधिकार उपलब्ध है, उसे आंदोलन करने का अधिकार है, उसे उसकी देह और कोख पर भी अधिकार दिया गया है। लेकिन व्यवहार में अगर इन चीजों को देखें तो बहुत बड़ा फांक, बहुत बड़ा गैप नजर आता है। तो स्त्री के लिए संस्कृति का सवाल सिद्धांत या दर्शन का सवाल नहीं, स्त्री के लिए संस्कृति का सवाल हमेशा व्यवहार का सवाल है, क्योंकि यही वो बहुत बड़ा फांक है जो सब कुछ के होने के बावजूद भी स्त्री को कुछ नहीं देने की कोशिश करता है। तो आप देखिए कि हमारे पास किस तरह की स्त्रियां अभी निकल कर आ रही हैं, यानी वो कामकाजी भी है, वो घरेलू स्त्री भी है, वो संगठित क्षेत्रों में काम करने वाली औरत भी है, असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाली औरत भी है। तो हमने प्रायः सब तरह की स्त्रियों के लिए कुछ सुरक्षात्मक और अधिकारमूलक कानून बनाए हैं जो स्त्री को बाहर की दुनिया में उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए जो अपरिहार्य स्थितियां हैं, जो उसके अस्तित्व से बाहर है, उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण मुहैया कराने की गारंटी या कहे प्रयास करती है। यानी हमारे पास कार्यस्थल पर यौन हिंसा का कानून भी है, तो घर के अंदर घरेलू हिंसा का कानून भी है। असंगठित क्षेत्र की जो मजदूर स्त्रियां हैं, कामगार स्त्रियां हैं, उनके लिए भी हम सम्मान पूर्वक वो जीवन जी सके, ऐसी जन कल्याणकारी व्यवस्थाएं और रोजगार की कुछ दिनों की सुनिश्चितता, ताकि अर्थोपार्जन करके वो सम्मान पूर्वक जीवन धारण करने का जो उनका अधिकार है वो पूरा कर सके, ये सब चीजें हम सुनिश्चित करते हैं। लेकिन यहाँ ठहर के सवाल पूछना चाहिए कि इन तमाम तरह की सुनिश्चितताओं और बाहर निकलती स्त्री को, और ये जो तमाम हमारे सामने यहाँ लड़कियां बैठी हुई हैं, डायस पर हम सब हैं,
यानी कई पीढ़ियां एक साथ है यहाँ, इन तमाम महिलाओं से अगर आप पूछें कि क्या वे अपने को कहीं भी घर, परिवार, समाज, कार्यस्थल, सड़क या सभाओं में सुरक्षित महसूस करती हैं, क्या कोई ऐसा क्षण उनके जीवन में आता है जब वो भूल जाए कि वो महिला नहीं है, स्त्री नहीं है? स्त्री अपने स्त्री होने को ना भूले, ये किसके हक में है? स्त्री की जो बायोलॉजिकल उपस्थिति है वो तो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन आपने जैसे स्त्री को कल्टिवेट किया है, जो कल्चर किया है, जिस तरह की स्त्री को, जो मॉडल आपने तैयार किया है, उसकी आचार संहिताएं बनाई है कि स्त्री को अगर स्त्री होना है तो उसको इन खांचों में बंधना होगा। आप एकदम स्त्री के जन्म से ही इन चीजों को सुनिश्चित करते चलते हैं। यानी अगर मैं कहूं कि एक शब्द था जिसको लिखते और बोलते मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि स्त्री को पालने से ही, पालना क्रेडल, पालना नर्चर नहीं, क्रेडल, तो ये पालना तो स्त्री के लिए है ही नहीं। आपने कभी सुना है कोई ऐसा मुहावरा, पूत के पांव पालने में तो सुना है, पुत्री के पांव पालने में नहीं सुना होगा। तो पालना यानी बहुत लाड प्यार से, दुलार से पालना, और वह पालना जिसमें थोड़ा सा सुविधामूलक नर्चरिंग हो, वो स्त्री के लिए कहाँ आसानी से उपलब्ध। तो पालना शब्द भी, पालना शब्द का जब हम शब्द का भी प्रयोग करते हैं, संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा लैंग्वेज है, भाषा है, तो भाषा में भी आप देखिए कि एक साधारण सा शब्द पालना स्त्री के लिए नहीं है। स्त्री पैदा होती है, स्त्री को पालने में झुलाया नहीं जाता, वहां ललना झूलते हैं। पालना ललने के लिए है, स्त्री के लिए नहीं। तो स्त्री को जन्म से ही, पैदा होते ही सिखाया जाता है कि उसे स्त्री की तरह दिखना है। स्त्री बनाई जाती है, होती नहीं है, जैसा सिमोन ने कहा, और ये सच है कि स्त्री वाकई बनाई जाती है, होती नहीं। हम जो जैसी स्त्री अगर होती है तो स्त्री की इच्छाएं, उसके सपने, उसकी भावनाएं, उसके लिए पूरा आकाश, पूरा परिवेश मुहैया होना चाहिए। स्त्री को स्वच्छंद तरीके से जैसा है, वो जो फील करती है, उस अस्तित्व के साथ जीने देना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। स्त्री को हमेशा उसके अस्तित्व के साथ असहज बनाया जाता है। यानी आप स्त्री हैं तो आपको इस तरह से चलना है, बोलना है, दिखना है, और आपकी जो भाषा है, आपका जो व्यवहार है, वो इस तरह के खांचों में नियंत्रित होना है। वो जरा सा भी आप उससे विचलित हुए नहीं कि आपको एक दूसरे तरह के टैग से सम्मानित कर दिया जाएगा। एक और चीज कि स्त्रियां इन तमाम असुविधाओं के साथ जीने को तैयार है, जी रही है। हम में से कोई ऐसी स्त्री नहीं है जिसने अपने जीवन में अनुभव न किया हो कि हम पर सामाजिक बंदिशें किस तरह की और कितनी गहरी है। हम कदम कदम पर उस चीज को महसूस करते हैं। जब हमारे सामने पढ़ा लिखा एक व्यक्ति आकर कहा जाता है कि XYZ व्यक्ति स्त्रियों से बात नहीं करते, क्यों नहीं करते? स्त्रियों में कांटे लगे हुए, क्यों नहीं करते? इसलिए नहीं करते कि उन पर कोई आरोप न लग जाए, या उन पर कोई मतलब वो मर्यादित दिखना चाहते हैं। स्त्रियों से बात करते ही आप थोड़ा सा मर्यादा से च्युत हो जाते हैं। ये अजीब सी स्थिति है, पढ़े लिखों के बीच मौजूद स्थिति है। और जो सुरक्षात्मक कानून है जिसकी चर्चा अभी मैंने की, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट से लेकर जो सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है, ये तमाम कानून, ये कानून कैसे दोहरे मार्ग करते हैं स्त्री की उपस्थिति के लिए, सामाजिक उपस्थिति के लिए, सांस्कृतिक उपस्थिति के लिए, वह भी दिलचस्प। यानी स्त्री के साथ उसकी सुरक्षा के लिए बनाए गए ये नियम, कायदे, कानून कई बार उल्टे मार करते हैं। और लोग, विशेषकर कंपनियों में इस तरह से देखा गया कि स्त्रियों को भर्ती करने या काम पर रखने का मतलब है कि विशेष परिस्थितियों में उनके लिए सुविधाजनक वातावरण उपस्थित कराना, जिसको बियर करने के लिए वो कंपनियां तैयार नहीं। चलिए, उनका तो मुनाफे का काम नहीं तैयार, लेकिन सार्वजनिक स्थलों पर जब महिलाएं गर्भवती होती है, या उनको माहवारी होती है, या उनको स्त्री जनित अन्य कोई असुविधा होती है, तो उसके प्रति लोगों का, उनके सहकर्मियों का जो रिएक्शन होता है वो खासा दिलचस्प होता है। और उसमें एक चीज आप साफ देखेंगे कि एक नकारात्मक घृणा का भाव सिर्फ स्त्री होने के कारण स्त्री को झेलना पड़ता है।
एक और चीज जिसकी मैं चर्चा करना चाहती हूँ कि स्त्रियों ने इन तमाम चीजों के साथ, यानी कोई स्त्री बाहर घर के सुरक्षित नहीं है, बाहर के परिवेश में वो अपने को सेफ महसूस नहीं कर पा रही, घर के अंदर भी बहुत सारी बंदिशों के साथ जीना सीख रही है, कैरियर में भी समझौते कर रही है, घर परिवार बच्चे बहुत सारी चीजों में समझौते कर रही है। इन तमाम असुविधाओं के साथ जीने वाली स्त्री भी सुरक्षित नहीं है। यानी तमाम असुविधाओं को अपने जीवन का, बंदिशों को अपने जीवन का अंग बना लेने के बावजूद, यानी स्त्री के कपड़े से अगर आपको परेशानी है तो स्त्री पूरा कपड़ा पहनकर आपके सामने आ रही है। स्त्री के जोर से हंसने पर आपको परेशानी है तो स्त्रियों ने पिता के सामने, बड़े भाई के सामने, बुजुर्गों के सामने हंसना नियंत्रित कर लिया। स्त्रियों के किसी खास चीज के पीने या खाने से आपको असुविधा है तो स्त्रियों ने उस चीज को छिपा कर करना सीख लिया या उसको त्याग दिया। बावजूद इसके क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि स्त्री समाज में सुरक्षित है? जिस तरह की आपने संस्कृति बनाई है, क्या स्त्री वह स्त्री जिसके लिए आप कहते हैं कि वो अकेले रात को क्यों गई, बाहर निकली, तो ये रात का जो समय है, ये दिन रात प्रकृति का जो समय है, जो सबके लिए एक जैसी प्रकृति की उपस्थिति है, उसका प्रभाव है, लेकिन वह पुरुष के जीवन में और स्त्री के जीवन में कैसे अलग अलग अर्थों को भरती है। तो रात के समय अगर स्त्री बाहर निकलती है और उसके साथ कुछ दुर्घटना घटती है तो आप कहते हैं वो रात को बाहर निकली, निकलना ही क्या था, वो कल निकल जाती, किसी और वक्त निकल जाती है, किसी को लेकर जाती। तो इस तरह की जो चीजें हैं, इस तमाम बंदिशों को अपने अस्तित्व के साथ सहज ही स्वीकार कर लेने के बावजूद भी स्त्री सुरक्षित नहीं है। हमने इस तरह की संस्कृति बनाई है और हमने जिस तरह का संस्कृति को जो चीजें बैकअप देती है, यानी संस्कृति के अन्य तमाम घटक, जो संस्कृति को जो व्यवहार में कहा जा रहा है, जो व्यवहार में बरता जा रहा है, शब्दों में कहा जा रहा है, उन तमाम चीजों को जो वैध बनाती है, पुष्ट करती है, वो क्या चीज है? वो आप कहते हैं ना कि साहित्य पढ़ने से हम थोड़ा ज्यादा मनुष्य बनते हैं। बिल्कुल ठीक। लेकिन कभी आपने पलटकर सोचा कि साहित्य पढ़कर, इतिहास पढ़कर जब हम 20-25 साल अपना सर्फ करके, खर्च करके बाहर निकलते हैं तो हम एक स्त्री को कितना जान पाते हैं? इन अनुशासनों के जरिए कुछ भी नहीं जान पाते, लगभग न्यून नहीं जानते। और रही साहित्य की बात, तो साहित्य तो इस तरह का मनुष्य बनाता है जिसमें स्त्री की छाया और स्त्री की उपस्थिति दोनों ही वर्जित है। भक्ति काल का पूरा साहित्य आप उठाकर देख लीजिए, स्त्री उपस्थित है, लेकिन किन अर्थों में? वह बहुत ही नगण्य, यानी केवल उदाहरण के लिए उपस्थित है, सती के रूप में या फिर पवित्र पतिव्रता स्त्री के रूप में, इस तरह से उपस्थित है। तो आपने जो मॉडल बनाया स्त्री के प्रति तिरस्कार और घृणा का, साहित्य उसको पुष्ट करता है। जो आपके व्यवहार का मॉडल है, संस्कृति के अन्य घटक उन चीजों को पुष्ट करते हैं। और इसके ठीक उलट भक्ति काल में जिस तरह से आपका पूरा कई सौ वर्षों का वो रचना काल है, वह जिस तरह से स्त्री के खिलाफ खड़ा दिखाई देता है, ठीक उसके उलट रीति काल आता है और वो गंभीर आसक्ति और स्त्री देह की अटखेलियों के साथ जुड़ी हुई रचनात्मकता है। तो ये दोनों एक दूसरे का विपर्य है। स्त्री के साथ हमने सहज व्यवहार हमारी संस्कृति में और संस्कृति के तमाम घटकों के भीतर नहीं देखा, और ये चीजें पुष्ट होती है, ये थमी नहीं है। स्त्री को देह के रूप में देखने की, वस्तु के रूप में देखने की, ये चीजें आज के भी जीवन व्यवहार में और बहुत तरह के जो कलात्मक अभिव्यक्तियां हैं उनमें पुष्ट होती है। आप फिल्मों को ले लीजिए, अभी फिल्मी गीतों को ले लीजिए, हमारे साथ होने वाली बहुत सारी दुर्घटनाएं जिसको आज हम वर्जित और उस पर हम FIR भी दाखिल कर सकते हैं अगर हम नापसंद करते हैं, वो चीजें फिल्मों में सहज स्वीकृत है। बलात्कार की घटनाएं आए दिन आपको पुरानी फिल्मों में देखिए, या यौन हिंसा की घटनाएं आजकल की फिल्मों में भी आपको खूब दिखाई दी। तो ये यौन हिंसा की जिस तरह की विकृति परक चीजें मीडिया के जरिए हम तक छनकर आ रही है, वह भी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, खास करके तब जबकि आपका सांस्कृतिक वातावरण जन माध्यमों के द्वारा बनाया जा रहा। और ये देखना चाहिए कि
ये जो कलात्मक रूप है, इनका जीवन की सच्चाई के साथ क्या और कैसा संबंध है। साहित्य, चित्रकला, मूर्तिकला और सिनेमा या जनमाध्यम के तमाम रूप जिनमें समाचार के रूप में अगर स्त्री पर कोई घटना घटती है, और कैसी घटना, जब तक स्त्री पर कोई नकारात्मक घटना नहीं घट जाती वह खबर नहीं बनती। यौनिक हिंसा की घटना हो तो स्त्री की खबर बनती है, अन्यथा स्त्री के साथ दैनंदिन उत्पीड़न की घटनाओं को जो परिवार के भीतर, पारिवारिक लोगों के बीच, उसके छोटे समूह के दायरे के अंदर उसके साथ घट रही है आए दिन, वो कभी समाचार नहीं बनता। जो दैनंदिन व्यवहार की अपमानजनक घटनाएं हैं स्त्री के साथ, वो कभी समाचार नहीं बनता, जबकि उसके ऊपर कोई बर्बर और हिंसा परक घटना न घटित हो जाए। तो ध्यान देना चाहिए कि हमने जो हमारी आज की रवायत है, संस्कृति है, जीवन शैली है, उसमें हम स्त्री के साथ किस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ये शिक्षा, व्यवसाय, रोजगार, आर्थिक निर्भरता, इन सब के बावजूद हम स्त्री को स्त्री के रूप में यानी देह के रूप में देखना बंद नहीं करते। आर्थिक तौर पर निर्भर स्त्री के लिए भी हम उन्हीं शब्दों का, उसी तरह के भाषिक हथियारों का प्रयोग करते हैं जैसे किसी भी स्त्री देह के प्रति कर सकते हैं। यानी सक्षम और अक्षम स्त्री का कोई भेद नहीं है हमारे इस सांस्कृतिक बर्ताव में। सक्षम स्त्री और अक्षम स्त्री के लिए कोई हमने अंतर नहीं रखा है। और एक और चीज कि जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का जो आंकड़ा है सन 2012 से 16 तक का, वो ये बताता है कि अधिकांश यौन हिंसा की खबरें तो दर्ज ही नहीं होती, रिकॉर्ड में ही नहीं लाई जाती, और जो 40% घटनाएं रिकॉर्ड में आती हैं उनमें से लगभग 95% घटनाएं बच्चियों के ऊपर यानी नाबालिग लड़कियों के ऊपर घटित होती है, और वो करने वाला कोई और नहीं, उनके परिचित और जाने पहचाने समूह के भीतर के व्यक्ति होते हैं। यानी एक स्त्री के लिए संस्कृति का दायरा शुरू कहाँ से होता है? घर से और परिवार से। अगर घर जिसको सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है स्त्री के लिए, आप कहीं से भी उसको काट कर, यानी स्त्री के सार्वजनिक उपस्थिति के विजावित जो विपर्य मूलक एक जगह हमने बनाई है वो घर है। घर और बाहर, और घर और बाहर का ये जो फर्क है उसमें घर को हमने बहुत सुरक्षित माना है स्त्री के लिए, और बाहर निकलने वाली स्त्रियों के विपक्ष में हमने बहुत सारे तर्क गढ़े। और आरंभिक लेखन से लेकर नवजागरण कालीन लेखन से लेकर अब तक स्त्री के ऊपर कुछ भी हिंसात्मक बर्बर घटना होती है तो हम यही कहते हैं कि इससे तो अच्छा था लड़की पढ़ती ही नहीं, इससे तो अच्छा था लड़की नौकरी ही नहीं करती, इससे तो अच्छा था वो घर से बाहर ही नहीं निकलती। यानी घर बहुत ही सुरक्षित जगह हमने स्त्री के लिए उसके अवधारणात्मक संरचना में मान लिया है। लेकिन सच्चाई इसके ठीक उलट है। जो यौनिक हिंसा की घटनाएं नाबालिग बच्चियों पर 8 महीने, आजकल की इंडियन एक्सप्रेस में बहुत छोटी सी इतना सा खबर है 5 लाइन की कि 5 साल की बच्ची से 25 साल के युवक ने दुष्कर्म किया और लड़की की हालत नाजुक है। अब अखबारों में भी इतनी रिपीटेटिव घटनाएं हैं, इतनी पुनरावृत्ति इन घटनाओं की हो चुकी है कि इसे हम टॉप लीड की खबर बनाने के लिए भी तैयार नहीं। एकदम मामूली सी खबर भीतर के पृष्ठ पर 5 लाइन की और कोने में छोटी सी। तो इतने हम कंडीशन हो गए हैं स्त्री के प्रति इस तरह की हिंसात्मक और बर्बर घटनाओं की। तो घर जहाँ स्त्री सबसे सुरक्षित हो, वो 5 साल की बच्ची मॉल में नहीं घूम रही हो, वो 5 साल की बच्ची रात को बाहर नहीं निकली हो, लेकिन वह जो 25 साल का नौजवान होगा जिसने उसके साथ ये दुष्कर्म किया वो उसका कोई परिचित ही होगा। ये अखबार में रिपोर्ट नहीं हुई है, लेकिन इसकी तस्दीक या इसकी छानबीन करेंगे तो आपको ये चीज सामने आएगी, क्योंकि 5 साल की लड़की का मूवमेंट क्या हो सकता है। और पहले लड़की की उन्नति, उसके विकास, उसके व्यक्तित्व के विकास से जुड़े तमाम गतिविधियों को एक तरह से उस पर होने वाली एट्रोसिटीज का कारण मान लिया गया। यानी लड़की पढ़ रही है तो वह स्त्रियोचित गुणों से दूर भाग रही है, वह जवाब देना सीख रही है,
वो बिगड़ रही है, सो कॉल्ड बिगड़ रही है। और जो आरंभिक हिंदी पत्रकारिता थी उसमें तो इस तरह के कई सारे निबंध मिलते हैं कि क्या पढ़ी लिखी लड़कियां देश के लिए बोझ स्वरूप है, इस तरह के टॉपिक्स हैं वहां पर। यानी स्त्री की पढ़ाई को लेकर एक महिला बंगाल की जो 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी आत्मकथा लिखती है, वह लिखती है कि उसके समय में पढ़ने लिखने को लेकर ये दुष्प्रचार था, ये अंधविश्वास था कि अगर स्त्री पढ़ती है तो उसका पति मर जाता है। अब आप बताइए किस तरह की संस्कृति हम बना रहे हैं कि अगर स्त्री पढ़ लिख रही है तो उसका पति मर जाता है, जबकि पति अगर किसी भी कारण से मरेगा और गलती से महिला ने पढ़ लिख लिया तो यही कहा जाएगा कि ये पढ़ती लिखती थी इसलिए इसका पति मर गया। देखा, और वो नजीर है हजारों अन्य स्त्रियों के लिए कि देखो फला ने पढ़ लिख लिया और उसका पति मर गया तो तुम लोग पढ़ना छोड़ दो, पढ़ने से पति मर जाता है। इस तरह का समाज हमने बनाया जहां स्त्री अगर अपना विकास करना चाहे, व्यक्तित्व को उभारने की कोशिश करे, तो हम तरह तरह से उसके लिए अंधविश्वास, जाहिल मान्यताएं इत्यादि का एक घेरा खड़ा कर देते हैं। तो जो चीज मैं आपसे कह रही थी कि घर जो स्त्री के लिए बेहद सुरक्षित जगह होनी चाहिए थी, आंकड़े और तथ्य बताते हैं कि वह उतनी ही असुरक्षित जगह है। यानी कहीं न कहीं हम स्त्री के संदर्भ में जो हमारा नजरिया है वह दोषयुक्त है। यह नजरिया उस संस्कृति से ही पैदा हुआ है जिसे हम मुख्य धारा की या सत्तावर्ग की संस्कृति कहते हैं। संस्कृति के अंतर्गत ही वर्चस्व और मातहत होने के फ्रेम्स होते हैं, कटघरे होते हैं। और जो वर्चस्व की संस्कृति होती है वो हमेशा ही जो मातहत या अधीनस्थ इकाइयां हैं उसके हकों को लूटने का काम करती है, और उसके हकों को लूटते हुए भी उसको जायज ठहराने का काम, जो हम लूट रहे हैं आपसे, जो अवसर आपसे छीन रहे हैं, जो हम आपके अधिकार आपसे छीन रहे हैं, ये हम जायज कर रहे हैं क्योंकि आपको पता नहीं कि आपका भला किसमें है। ये अभिभावकत्व के नाम पर, संरक्षण के नाम पर और सुविधा के नाम पर, न्याय के नाम पर हम सब करते आए, और स्त्री इसका सबसे बड़ा शिकार रही है। और यानी जो बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ वो ये कि स्त्री पर जो यौनिक हिंसा है या इस तरह की बर्बर आक्रामकता है, ये उस घृणित सांस्कृतिक समझौते का हिस्सा है जो ये मानकर चलती है कि स्त्री महत्वहीन है, स्त्री का अस्तित्व सिर्फ मादा के रूप में है, ये मानकर चलती। यानी आप ह्यूमन रिसोर्स को भी, जो स्त्री हो सकती है, जो उसकी पोटेंशियलिटी है, उसको आप खारिज कर देते हैं और उसकी एकमात्र भूमिका देखते हैं संतानोत्पत्ति और आपके मनोविनोद के लिए। ये जो लहजा है, ये जो नजरिया है, ये जो दृष्टिकोण है, ये स्त्री के विकास में तो बाधक है ही, स्वयं उस समाज के विकास में भी बाधक है जहाँ इस तरह का इस तरह की समझ स्त्री को लेकर मौजूद है। जो चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि इसमें जो बदलाव संभावित हो सकता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका स्त्री चेतना की है। साथ ही साथ स्त्री चेतना के साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण भूमिका मीडिया भी निभा सकता है, क्योंकि अभी के समय में माध्यम ही परिवेश बनाता है, माध्यम ही हर तरह का परिवेश बनाता है। एक समय रहा होगा जब संस्कृति के जो पुराने संस्कृति का जो के पुराने घटक महत्वपूर्ण होते थे। आज स्थिति क्या है? संस्कृति को भी डिफाइन अगर कोई चीज कर रही है तो वो मीडिया है। यानी जो चीज मीडिया में एक बार आती है वह प्रचलन में आ जाती है, वह बहस के विमर्श के दायरे में आ जाती है। तो अगर जनमाध्यम स्त्री की छवियों को सकारात्मक तरीके से दिखाए, स्त्री के प्रति सामाजिक व्यवहार को जितनी सकारात्मकता में संभव हो सकता है, नए नए कानूनी प्रावधानों तथा नागरिक के अधिकारों के फ्रेमवर्क में दिखाए, तो बहुत कुछ स्थिति बदल सकती है। जन शिक्षा का एक बड़ा काम हो सकता है जो माध्यम कर सकते हैं। आजादी के पहले के दशक में माध्यमों से अपेक्षा की गई थी कि वे जो मानवीय विकास की प्रक्रिया है, मानवीय विकास का जो बड़ा प्रकल्प है, उसमें सहयोगी की भूमिका निभाएगी। और अभी फिर से जरूरत है कि हम जो माध्यमों का निजीकरण का ये जो रेला है, इसमें थोड़ा सा
इस तरह की चीजों के लिए एक सकारात्मक जगह स्त्री के संदर्भ में डिमांड करें और इसके लिए उस पर दबाव भी बनाया जाए। सरकारी माध्यम तो इसके लिए सचेत हो ही, निजी माध्यमों पर भी इसके लिए दबाव बनाया जाए। जैसे आप निजी कंपनियों पर EWS से लेकर तमाम तरह की चीजों के लिए दबाव बनाते हैं, यह भी दबाव बनाया जा सकता है कि आप जो उपेक्षित जेंडर है, उपेक्षित तबका है, जो आपकी सांस्कृतिक पहलकदमी में पीछे छूट रहा है, उसको आप सामने लेकर आए। एक और चीज की स्त्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है संस्कृति के निर्माण में, लेकिन जब आप संस्कृति का अध्ययन करने जाए तो स्त्रियों की भूमिका का उल्लेख शून्य के बराबर है। मसलन हम मान के चलते हैं कि मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ गणित का। गणित एक ऐसा विषय है, गणित और साहित्य जैसे दिन और रात का बाइनरी अपोजिशन बनता है, वैसे ही गणित और साहित्य का बनता है। साहित्य वाले गणित से भड़कते हैं, उनको समझ नहीं आता वो जोड़ तोड़, और गणित वालों को साहित्य नहीं समझ में आता है कि ये कविता, फूल, प्रकृति, सुंदरता क्या चीज है। तो गणित को लेकर आमतौर पर धारणा है कि महिलाएं गणित से दूर भागती है। मैथमेटिक्स जो है महिलाओं का एरिया नहीं है। सच्चाई अलग है। जितने मैथमेटिकल सिद्धांत हैं, खास करके अंक गणित के, वह निर्मित करने में महिलाओं की जबरदस्त भूमिका है। सभ्यता के विकास के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो जिस तरह के कृषि संस्कृति को जन्म महिलाएं देती है, उसमें पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जबरदस्त भूमिका है। महिलाएं ही बल्कि कृषि संस्कृति का आधार है, क्योंकि जो शिकार युग था उसमें महिलाएं शिकार पर कुछ महीने जाने से बाधित होती थी। जब वो गर्भवती होती थी या संतान को पालती थी, पोषती थी, तो कुछ समय उनके लिए प्राकृतिक तौर पर अपने संतति को देना आवश्यक होता था, उनके जिंदा रहने के लिए, बच्चा बच जाए इसके लिए। और इस दौरान वो खेती और किसानी का काम, जो कि धीरज की मांग करता है, समय की मांग करता है, फसल तुरंत नहीं उगाती शिकार की तरह कि अभी गए तीर धनुष लेकर शिकार करके लौट आए। फसल को उगाने के लिए साल, 2 साल, 6 महीने इंतजार करना पड़ता है। और केवल फसल शारीरिक श्रम से उग जाता हो ऐसा भी नहीं। फसल को शारीरिक श्रम के अलावा प्राकृतिक दशाओं और स्थितियों पर भी निर्भर करना पड़ता है। तो उन प्राकृतिक दशाओं और स्थितियों के बारे में प्रेडिक्शंस करने में और उन प्रेडिक्शंस को इम्प्लाई करने में, लागू करने में खेती के ऊपर महिलाओं का एक बड़ा अवदान था कि कब बारिश होगी, कब मौसम बदलेगा, कब कौन सी फसल को उगाना अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। यहाँ मेरी एक विद्यार्थी बैठी है शीतल, वो घाघ और भटेरी पर उसका काम है और यही जन कहावतें हैं। घाघ कवि प्रसिद्ध है और भटेरी उनकी पुत्रवधू थी। ये माना जाता है कि घाघ और जिस तरह से कहावत कहने में महाकवि घाघ को कृषि संबंधित प्रेडिक्शंस करने में, कहावतों को, मुहावरों को कहने में दक्षता हासिल थी, उनकी पुत्रवधू ठीक उनके उल्टे कहावतें गढ़ा करती थी। मैंने घाघ ने कहा कि अभी बारिश होगी तो उनकी पुत्रवधू बताती थी कि नहीं, अभी आकाश में ये नक्षत्र है, ये दिशा है, ये दशा है, तो अभी बारिश तो हो नहीं सकती। और दोनों सास और ससुर और पुत्रवधू में इस तरह की बौद्धिक जंग कहे चलती रहती थी। लेकिन इसका कोई जिक्र हमारे साहित्य परंपरा में इस पर कोई बड़ी टिप्पणी, अच्छी रचना या इसका कोई बार बार उल्लेख, दोहराव जनित उल्लेख जिसकी जरूरत है आज के जन संस्कृति में। जन संस्कृति जैसा एडोर्नो ने कहा था कि रिपीटेटिव होगी, अगर आप उसको दोहराए नहीं तो लोग भूल जाते हैं। तो ये जो दोहराव है जिससे आप संस्कृतियों को खड़ा करते हैं, उसमें स्त्री के लिए जो थोड़ी सी जगह कोने कोने में है उसका दोहराव नहीं, उल्लेख भी नहीं, दोहराव तो दूर की बात है। तो स्त्रियों का संस्कृति के निर्माण में महत्वपूर्ण रोल रहा है, उनकी भूमिका रही है। लेकिन स्वयं स्त्रियां उस संस्कृति में दोयम दर्जे की स्थिति को प्राप्त होती है। स्वाधीनता का सवाल, स्त्री की स्वाधीनता क्या चीज है? स्वाधीनता सबके लिए अच्छी बात है, फिर स्त्री के लिए अलग से स्वाधीनता का प्रश्न क्यों कर रखा गया? मनुष्य मात्र, जैसा रूसो ने कहा कि पैदा ही स्वाधीन होता है, बाद में बेड़ियों में जकड़ा जाता है। तो मनुष्य में क्या स्त्री शामिल नहीं है? या आपने, हमारी संस्कृति ने स्त्री के लिए अलग तरह की बेड़ियां बना दी जिसके लिए उसे विशेष तौर पर स्वाधीन होने की जरूरत है।
तो ऐसे में स्वाधीनता का सवाल भी स्त्री के लिए संविधान का सवाल न होकर सामाजिक व्यवहार का सवाल है। यानी स्त्री के लिए जिस तरह की जन मान्यताएं आपने गढ़ी, पोथी में अच्छी बातें लिखी, लेकिन जो मान्यताएं आपने गढ़ी कि जिमी स्वतंत्र होए बिगड़ही नारी, आपने कहा कि स्त्रियां स्वतंत्र होकर बिगड़ जाती हैं, और इसके उलट उदाहरण दिया जाता है कि नहीं, ऐसा तो हमारे महाकवि ने नहीं कहा कि स्त्रियों की स्वतंत्रता की निंदा नहीं की। उन्होंने तो कहा कि पराधीन सपने सुख नाई और कतविधि सृजी नारी जगमाही। लेकिन ये कतविधि सृजी नारी जगमाही पराधीन सपने सुख नाई, ये जो पद है, इसमें स्त्रियों की पराधीनता की दशा को देखकर, यानी उसकी जो दयनीय दशा और स्थिति होगी उसको देखकर उनके जन्म को ही अकारक बताया गया है। हाईलाइट ये है, जैसे जायसी कहते हैं कि काहे को ब्याही विदेश लखिया बाबुल बोल, भाई भैया को दिहला महल दुमहला, हमको दिहल परदेश लखिया बाबुल बोल। ये जो है, यानी स्त्री की जो अपने जन्म की स्थिति पर जो शोचनीय दशा है स्त्री का होना, उसका अस्तित्व ही जैसे सवाल के कटघरे में है कि अगर पराधीनता के ऐसे दारुण दुख है तो स्त्री का जन्म ही अकारक है, जन्म ही नहीं होना चाहिए था। ये नहीं है कि पराधीनता की निंदा कर रहे हैं कि स्त्री को स्वाधीन होना चाहिए था, इसकी व्याख्या ये नहीं। तो जब हमारी साहित्य, हमारे पुरोधा, हमारे विचारक, जिनसे हमारी संस्कृतियां संचालित होती रही हैं, प्रभावित होती रही हैं, वो जब ये कहेंगे कि स्वतंत्र स्त्री का अर्थ है कि बिगड़ी हुई स्त्री, तो फिर आगे क्या सवाल है, आगे और क्या कहा जा सकता है। एक चीज और, हम नवजागरण पर आए 19वीं शताब्दी में स्त्री का मुद्दा जब धार्मिक समाज सुधार आंदोलनों के एजेंडे पर आया तो उसमें स्वतंत्रता की अवधारणा शामिल नहीं थी। ये गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का लक्ष्य स्त्री की स्वतंत्रता थी, नहीं। स्त्री की स्वतंत्रता धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों का लक्ष्य कतई नहीं थी। राजनीतिक स्वतंत्रता का लक्ष्य बहुत बाद में उसमें शामिल हुआ। नवजागरण के पहले चरण में राजनीतिक स्वतंत्रता का लक्ष्य भी नहीं था। तो जब राजनीतिक स्वतंत्रता का लक्ष्य बहुत बाद में, यानी नवजागरण के दूसरे तीसरे चरण में दाखिल होता है, तो स्त्री की स्वतंत्रता का इस जैसे अन्य तमाम तबके, जो मातहत तबके थे, स्त्री के अलावा जो समाज में अन्य इकाइयां हैं, जो सबऑर्डिनेट इकाइयां हैं, उनकी स्वतंत्रता का सवाल उठना तो लाजिमी नहीं था, उसका कोई प्रश्न ही नहीं उठता था। तो जिस तरफ हमारा ध्यान जाना चाहिए था, हिंदी साहित्य का ही एक उदाहरण मैं आपको दूंगी, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध ने परिवार की जमकर आलोचना की, लेकिन मुक्तिबोध के अलावा हमारे किसी आलोचक ने परिवार और उसके तंत्र की आलोचना नहीं की। यानी जितनी भी साहित्यिक और सामाजिक आर्थिक परिघटनाएं हैं, वो परिवार से इतर घटित हो, परिवार के भीतर नहीं। क्रांति हो परिवार के बाहर, परिवर्तन हो परिवार के बाहर। परिवार बदलेगा तो क्या चीज बदल जाएगी? जाहिर है कि परिवार की केंद्रीय भूमिका में स्त्री होती है। परिवार को बदलने का अर्थ है स्त्री पुरुष संबंध को बदलना, उस पूरे सांस्कृतिक नजरिए को बदलना जो स्त्री की परिवार के भीतर और प्रकारांतर से समाज के भीतर भी मातहत भूमिका का निर्माण करता है, उसको स्टैब्लिश करता है। तो परिवार की आलोचना, जो मुख्य धारा की आलोचना है हिंदी की, चूंकि आप ज्यादातर यहाँ पर हिंदी वाले बैठे हैं, तो मुख्य धारा की जो आलोचना है उसमें परिवार की आलोचना सिरे से गायब है। वहाँ प्रेम तो है, वहाँ स्त्री पुरुष का प्रेम भी है, पति पत्नी का भी प्रेम है, लेकिन परिवार जिसके भीतर स्त्री रहती है उसकी आलोचना नगण्य है, खास करके आलोचकों के यहाँ। मैं नामवर जी का एक कोट आपके लिए सुनाना चाहूंगी। नामवर जी ने छायावाद अपनी पुस्तक में लिखा कि यहाँ तो यह स्थिति है कि नारी जिस घर में बंदिनी है उसमें कोई खिड़की भी नहीं है, न तो हवा के लिए न प्रकाश के लिए। उसे तो अभी खिड़की भी खोलनी है। और संतोष की बात है कि नई शिक्षा ने मध्यवर्गीय घरों में भी प्रवेश किया। शिक्षा ने चारों ओर से बंद घरों में छोटी सी खिड़की खोल दी। कवि की जो आकांक्षा थी कि कोई आंधी तूफान आकर उस खिड़की को भी तोड़ दे, वह तो न हो सका।
लेकिन खिड़की जरूर खुल गई, भले ही उस पर पर्दा टांग दिया गया। स्त्री के लिए जो खिड़की खुली वो कैसी थी? खुली तो जरूर, लेकिन उस पर पर्दा टांग दिया गया। एक स्त्री के लिए स्वाधीनता एक बड़ी सामाजिक कह सकते हैं त्रासदी की तरह रही है, और महादेवी ने इसको ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में रखकर विश्लेषित करते हुए कहा कि स्त्री स्वयं ही इस स्वाधीनता के तत्व को हासिल करना चाहती है या नहीं। हमने परंपरा से जैसे स्त्री पोषित की, आज भी मैं अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय गई थी और वहां एक बड़ा तीखा सवाल ऑडियंस से आया कि हम यहाँ बड़ी बड़ी बातें तो कर रहे हैं,